ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं गजेंद्र पाठक, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, आज आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम मध्यकालीन काव्य भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास की काव्य भाषा और काव्य रूप विषय का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप तुलसीदास के भाषा संबंधी विचार जान पाएंगे, उनकी भाषा की विशेषता समझ सकेंगे और तुलसी द्वारा प्रयुक्त विविध काव्य रूपों से भी परिचित हो सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तुलसीदास भाव और भाषा दोनों क्षेत्रों में हिंदी के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने भक्ति काल के दौर में प्रचलित दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की। जहाँ अवधी में रामचरितमानस की रचना की, वहीं कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में। उनके यहाँ अवधी और ब्रज भाषा के पूर्वी और पश्चिमी दोनों रूप पाए जाते हैं। कवि ने भाव के दृष्टिकोण से भाषा का विवेकपूर्ण प्रयोग किया है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों, रूपकों, छंदों का प्रयोग एवं उचित व्याकरण व्यवस्था उनके साहित्य लेखन की एक धुरी है। तुलसीदास की काव्य भाषा पर विचार करते हुए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भक्ति कविता में अपनी बोलियों के प्रति जो आत्मविश्वास आया, उस आत्मविश्वास की जड़ कहाँ है। बुद्ध से जो परंपरा शुरू हुई संस्कृत के विरोध की, और जनता की बोलियों में जो आत्मविश्वास आया, उसका एक सीधा प्रमाण अमीर खुसरो की रचना में दिखाई पड़ता है। अमीर खुसरो की एक फारसी रचना में भारत की तमाम साहित्यिक बोलियों का, भाषाओं का परिचय है। संस्कृत का स्थान सबसे आखिर में है। लिखा है खुसरो ने कि संस्कृत भाषा भी भारत की एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण लिखा गया है। मैं उसके महत्व को कम करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि एक जाति विशेष तक सीमित होने के कारण वह भाषा सीमित हो गई है। तुलसीदास के रामचरितमानस को अगर आप देखें तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने सभी अध्यायों की शुरुआत संस्कृत में की है, और संस्कृत भी कितनी मजबूत संस्कृत, उनके समकालीन संस्कृत के रचनाकारों से तुलसीदास के संस्कृत की आप तुलना कर सकते हैं। लगता है तुलसीदास के संस्कृत को देखकर कि चाहते तो संस्कृत में भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। तुलसीदास संस्कृत को छोड़कर अगर अवधि में आते हैं तो इसका एक ठोस सामाजिक संदेश है, और इस सामाजिक संदेश का सीधा संबंध भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन से निर्मित लोक जागरण की संस्कृति से है। रामविलास जी जब नवजागरण पर बात कर रहे थे तो नवजागरण की परंपरा के क्रम में उन्हें भक्ति कविता याद आई, और इसीलिए उन्होंने लोक जागरण और नवजागरण के बीच एक तार खींचने का काम किया।
नवजागरण में भी अंग्रेजी के खिलाफ भारतीय भाषाओं के महत्व को पहचाना गया। लोक जागरण में भी संस्कृत के खिलाफ भारतीय बोलियों के महत्व को पहचाना गया था। तुलसीदास की भाषा पर विचार करने के क्रम में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। तुलसीदास की काव्य भाषा पर बात करने से पहले हमें उस भाषाई संस्कृति पर, उस भाषिक चेतना पर भी विचार करना होगा जिसमें संस्कृत के विरोध के साथ साथ बोलियों के पक्ष में एक सामान्य सहमति बन चुकी थी। संस्कृत को कुएं का जल और भाखा को बहता नीर सिद्ध किया जा चुका था। कविता के संसार में तुलसीदास के प्रवेश के समय मलिक मोहम्मद जायसी के जरिए अवधी और सूरदास के जरिए ब्रजभाषा के दो पथ तैयार हो चुके थे। अवधि में जो काम कर रहे थे उसके पीछे उनकी एक परंपरा थी। मुल्ला दाऊद का चंदायन था, पूरी सूफी काव्य परंपरा थी। सूरदास के सामने एक दूसरी समस्या थी। आप याद करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को। शुक्ल जी जब सूरदास के साहित्य पर विचार करते हैं, सूरदास की कविताओं पर विचार करते हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ी असमंजस का सामना करना पड़ता है। ऐसा कैसे होगा कि कोई कवि भाषा में किसी एक नई भाषा में आए और सूरदास हो जाए। कोई परंपरा उन्हें दिखाई नहीं पड़ती सूरदास के पहले की साहित्यिक परंपरा ब्रजभाषा की। तो सूरदास के अंतर वस्तु को लेकर तो वे विद्यापति के पास जाते हैं, उस विद्यापति के पास जिसे वे फुटकल खाते में डाल चुके थे, और उन्हें लगता है कि जो मुरझाया हुआ मन था मिथिला का, वही मुरझाया होगा मन ब्रजभूमि में है। इसलिए अगर मिथिला को विद्यापति की जरूरत है तो ब्रजभूमि को सूरदास की जरूरत है। ये तो सूरदास की कविता के अंतर्वस्तु हुई। लेकिन सूरदास की ब्रजभाषा की तलाश में आचार्य शुक्ल महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं और मराठी के संत कवियों की ब्रजभाषा के पास जाते हैं, और मराठी संत कवियों की ब्रजभाषा को ही सूरदास की कविता का पूर्वज मानते हैं, सूरदास की कविता की पुरखा भाषा मानते हैं। महाराष्ट्र से ब्रजभाषा सूरदास के पास पहुंचती है। भाषाएं कहां से कहां जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं, इसको समझने के लिए भी हमें भक्ति काव्य की भाषा के पास जाना होगा। बहरहाल तुलसीदास के सामने एक तरफ जायसी थे तो दूसरी तरफ सूरदास थे। दोनों अपनी रचनाओं का जनता से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने के लिए तुलसीदास ने भी लोक भाषा का चयन किया। हालांकि उन्होंने विद्वत समाज की उपेक्षा नहीं की, संस्कृत का प्रयोग मंगलाचरण में करते रहे। भक्ति आंदोलन की सफलता का बड़ा कारण कवियों द्वारा लोक भाषा का चयन भी था। तुलसी भी इसी भाषा के आग्रही थे। भाषा में पांडित्य का बहुधा प्रदर्शन उन्हें काम में नहीं था, इसलिए बार बार अपने कवित्व विवेक पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। कविता मुझे नहीं आती, कविता का विवेक मेरे पास नहीं है, चाहिए तो मैं सादे कागज पर लिख कर देने को तैयार हूं। कवि न हूं नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। किंवदंती है कि आचार्य केशवदास तुलसीदास से मिलने पहुंचे। अब यह किंवदंती ही है, सच क्या है ये हम नहीं जानते। केशवदास को यह महसूस हुआ कि तुलसीदास उनके महत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया और रामचरितमानस का जवाब देने के लिए उन्होंने केशव चंद्रिका लिखी। रामचरितमानस और केशव चंद्रिका दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करके देखें तो जो निष्कर्ष आप पाएंगे उस पर आज चर्चा करने के लिए हम करने की स्थिति में नहीं है, वो उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर
मैं आपका ध्यान भक्ति कविता की एक विशेष प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, और वह है विनम्रता। रीति काव्य में, रीति कविता में जो एक बड़बोलापन दिखाई पड़ता है, उसके प्रतिपक्ष में भक्ति काल के प्राय सभी कवि विनम्र हैं। लेकिन तुलसीदास जी कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मुझे कुछ नहीं आता है। तुलसी का यह कथन उनके कविता संबंधी विवेक को नहीं दर्शाता, बल्कि उनके आत्मगोपन की, उनकी विनम्रता की प्रवृत्ति को दिखाता है। भाषा में वो सहजता क्या ग्रही है। वैसी तमाम भाषाएं जो आम जनजीवन से अपना संबंध स्थापित न कर सकें, वह तुलसीदास को प्रिय नहीं। वे कहते हैं, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद आदि कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविता वह होती है जो गंगा के समान हित करने वाली हो। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सरि सम सब का हित होई। तुलसीदास ने अवधि के साथ ब्रजभाषा में रचनाएं की। संस्कृत पर भी उनका उतना ही अधिकार था, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। रामचरितमानस के हर सोपानों की शुरुआत तुलसीदास ने संस्कृत में की है। बाकी के दोहे और चौपाई अवधि में है। वाणी की देवी और मंगल के देवता गणेश से अपने रामचरितमानस का श्री गणेश करने वाले तुलसीदास वाणी और मंगल को जिस लोक से जोड़ना चाहते हैं, उसका पूरा साक्ष्य उनकी रचना संसार में मौजूद है। मंगल अगर लोक का होना है तो वाणी भी लोकवाणी ही होगी। तुलसीदास की काव्य भाषा पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस तरफ संकेत किया था कि जायसी ने सिर्फ अवधि में लिखा और सूरदास ने सिर्फ ब्रजभाषा में, जबकि तुलसी ने दोनों काव्य भाषाओं में सामान्य रूप से लिखा। जायसी से तुलसी की अवधि और सूरदास से तुलसी की ब्रजभाषा की तुलना करें तो निश्चय ही तुलसी आगे कवि सिद्ध होते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि इन दोनों भाषाओं को संस्कृत की परिपक्व चाशनी की पाग देकर उन्हें अद्भुत मिठास प्रदान की है। उनकी रचनाओं में इन दोनों भाषाओं पर इतना अधिकार दिखाई देता है जितना स्वयं सूरदास का ब्रजभाषा पर और जायसी का अवधि पर न था। श्याम सुंदर दास ने तुलसी की भाषा दृष्टि पर विचार करते हुए एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखा है कि संस्कृत इसमें अब तक राम कथा संरक्षित थी, अब जन साधारण की बोलचाल की भाषा न रहकर पंडितों के ही मंडल तक मधी रह गई थी। इससे रामचरितमानस का आनंदपूर्ण लाभ सर्वसाधारण नहीं उठा सकते थे। इसीलिए गोस्वामी जी को भाषा में रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा हुई, पर पंडित लोगों में उस समय भाषा का आदर न था। भाषा कविता की वे हंसी उड़ाते थे। भाषा भनित मोरमति थोरी भोरी, हंसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। परंतु गोस्वामी जी ने उनकी हंसी की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वही वस्तु मानास्पद है जो उपयोगी भी हो। जो किसी के काम न आए उसका मूल्य ही क्या। तुलसीदास ने गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली का अधिकांश ब्रजभाषा में लिखा, जो फुटकल छंदों की रचना है। ब्रजभाषा में महाकाव्य की परंपरा नहीं थी। जब रामचरितमानस जैसा प्रबंध काव्य लिखने बैठे तो उन्होंने 3 कारणों से अवधि का चुनाव किया। एक तो वह उनकी अपनी मातृभाषा थी, दूसरी यह कि उनके काव्य नायक राम की अयोध्या भी अवधि क्षेत्र था। तीसरा कारण यह कि अवधि में सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य की परंपरा का विधिवत विकास कर लिया था। तुलसीदास के 30 वर्ष पहले जायसी पद्मावत लिख चुके थे। तुलसीदास के काव्य में शब्द चयन पर विचार करें। हमें यह देखकर अच्छा लगता है कि अनेक आचार्यों ने उनके शब्द चयन में सावधानी की सराहना की है। आचार्य शुक्ल ने उनकी अवधि में चित्रकूट और अयोध्या के आसपास की बोलियों में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर उनके जन्म स्थान संबंधी विवाद का समाधान किया है। इसके अलावा तुलसी की जो दूसरी विशेषता है
वह दूसरी भाषाओं के शब्दों के उदार उपयोग से जुड़ी है। ब्रज और अवधी के अलावा बुंदेलखंडी, भोजपुरी और यहाँ तक कि अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी तुलसीदास के यहाँ मिलता है। एक बड़े हृदय का कवि ही भाषा के संसार में सम्मिश्रण की सांस्कृतिक शक्ति को स्वीकार करता है। जीवन और जीवन से जुड़ी हुई भाषा ही यह बोध पैदा कर सकती है कि सरल कवित कीरति विमल सोई आदर ही सुजान। सरल कविता ही श्रेयस्कर होती है और यह सरलता जीवन में प्रचलित शब्दों के उपयोग से ही संभव है। कबीर को आप याद करें, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्ह को। भक्ति कविता जिस सहजता के रास्ते पर चल रही थी, उसमें सहज शब्दों का चयन भक्ति आंदोलन द्वारा निर्मित भाषाई संस्कृति का एक दूसरा प्रमाण है। शब्द चयन में तुलसीदास किसी शुद्धता ग्रंथि के शिकार नहीं दिखाई पड़ते। हिंदी में हम सब जानते हैं कि नाटकों की परंपरा का घनघोर अकाल है। हिंदी में नाटक भारतेंदु युग में शुरू होते हैं, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस पर यदि हम विचार करें तो मुझे लगता है कि हिंदी में नाट्य संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण आपको तुलसीदास के यहाँ दिखाई पड़ेगा। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में तुलसी के नाटककार रूप का आख्यान प्रस्तुत किया है। यह निश्चय ही तुलसी का अद्भुत प्रयोग था कि एक पूरे नगर को उन्होंने रंगमंच में तब्दील कर दिया था। तुलसीदास के संदर्भ में विचार करें तो वे नाटक न लिखते हुए भी नाटक और रंगमंच के बीच ऐसा कोई विवाद नहीं देखते। पूरा रामचरितमानस नाटकीयता का अद्भुत प्रयोग है। गौरतलब है कि जिस भाषा में नाटकों की कोई परंपरा न रही हो, उस भाषा में कविता को नाटकीय संभावनाओं से परिपूर्ण करना तुलसी का मौलिक और ऐतिहासिक प्रयोग था। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवाणी तुलसीदास में तुलसी की इस विशिष्टता को रेखांकित किया है। महान कविता में नाटकीयता विद्यमान होती है। यह नाटकीयता कवि कौशल की कसौटी है। नाटकीयता केवल कथानक विन्यास में नहीं, संवाद, वाक्य गठन, शब्दों की ध्वनि योजना, छंदों की यति रचना के प्रत्येक उपकरण में रची बसी होती है। यहाँ एक बात और ध्यातव्य है, नाटकीयता में काव्य दृश्य होता है, किंतु प्रदर्शन, भाषा स्फूर्ति और नाटकीयता एक साथ नहीं चल सकते। अनुभूति की तीव्रता जैसे सघन बनकर उपमा, प्रतीक और बिंब बनते हैं, भाषा उसी प्रकार अनुभूति की धार पर कटकर विवरणात्मकता से नाटकीयता में परिवर्तित हो जाती है। भाषा गोया यह मुद्रा धारण कर लेती है, कहने से क्या फायदा, खुद देख लीजिए। कहने से क्या फायदा यानी कहना बेशुद्ध है, कथन असक्त है, कहीं न सकत गुण रुचि अधिकाई। दशरथ और कैकेयी और मंथरा और उसके पहले लक्ष्मण और परशुराम के सिर्फ संवाद ही नहीं, कविता कहने का जो पूरा ढंग है, या यूं कहें कि पूरा काव्य विन्यास ही तुलसीदास के यहाँ नाटकीय गुणों से, नाटकीय तत्वों से रचा पका है। अवध में रामलीला की परंपरा और उसकी लोकप्रियता तुलसीदास से नई है या पुरानी, यह तो विचार का विषय है, लेकिन इस परंपरा की लोकप्रियता में तुलसीदास की भूमिका से इनकार नहीं किया सकता। तुलसी की काव्य भाषा में नाटकीयता का यह एक सामाजिक पक्ष है, रूपक और प्रतीक। तुलसी की काव्य भाषा पर विचार करने के क्रम में सबसे पहले हमारा ध्यान उस प्रसंग की ओर जाता है जहां राम सीता को पहली बार देखकर मन ही मन पुष्प वाटिका में पुलकित है। गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लेकर लौट रहे हैं, लेकिन इस फूल पर हृदय की दीवार पर टंकित सीता का चित्र भारी पड़ रहा है। बात छिपाए नहीं छिपती और गुरु के सामने असलियत जुबान पर आ जाती है। दिन जैसे तैसे कटता है, लेकिन शाम होते ही पूरब में चंद्रमा का उदय फिर सीता की याद दिलाता है। प्राची दिशि शशि उगम सुहावा, श्रियमुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार किन्हि मन माही,
सिय बचन सम हिम कर नाही, सिय बदन सम हिम कर नाही। राम का यह विचार कि चंद्रमा सुंदर हो सकते हैं लेकिन सीता के समान नहीं हो सकते। तुलसीदास को यह टीस थी कि सीता जैसी स्त्री के सौंदर्य की तुलना दूसरे कवियों की झूठी की हुई उपमाओं से कैसे की जाए। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दीन मन लीन सकलंक सियमुख समता पावकिमि चंद बापुरो। तुलसीदास की काव्य चेतना और काव्य भाषा में फर्क नहीं है। जिस भाषा पर सवार होकर वे राम कथा कहने चले थे वह भाषा उसी तीर की तरह है जिससे दूर तक मार करने के लिए कमान को बहुत पीछे तक खींचना होता है। चंद्रमा को सौंदर्य का प्रतिमान नहीं बनाना है तो इतने से काम नहीं चलेगा कि सीता को उनसे सुंदर मान लिया जाए, बल्कि इससे आगे जाकर वे उनकी पूरी जन्म कुंडली पर विचार करते हैं। खारे समुद्र में उनका जन्म, उसी समुद्र जिसमें उनके साथ विष भी निकला था, निकला तो अमृत भी था, लेकिन वे यहां अमृत की चर्चा नहीं करते। विष का असर होने के कारण है कि वे दिन भर निस्तेज पड़े रहते हैं और ऊपर से काले दाग आ जाते हैं। और कहां सीता जी। और आगे चले, अभी चांद से बहस जारी है। यह उन्हें कुछ तिरछे नजर नहीं आते, बल्कि घटाई बढ़ाई बिरहिन दुखदाई ग्रसई राव निज संधि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तू। ये चंद्रमा इतने लाचार और गुणहीन ही नहीं अवगुण संपन्न लगते हैं। उनका बराबर घटना बढ़ना, विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला उनका रूप, चकवे को दुखी करने वाला उनका रूप और कमल को मुरझाने वाला रूप, ये सब मिलकर चंद्रमा का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत ऐसे करते हैं जिसको अनुशंसित और अग्रसारित करने का साहस शायद ही कोई कर सके। तुलसीदास के राम ही जब यह कह रहे हैं तो किसी दूसरे का निहोरा करने की क्या जरूरत। तुलसीदास ने राम चंद्रमा प्रसंग में एक नए प्रेमी के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया है। जहां धरती से कम आकाश में ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाती है, साथ ही एक अद्भुत प्रयोग भी किया है। रात के अंधकार में तुलसी की दिलचस्पी शायद कम है। यही कारण है कि निराला जब राम की शक्ति पूजा लिखते हुए तुलसीदास से लोहा लेने का साहस करते हैं तब शुरुआत ही रवि के अस्त हो जाने से करते हैं। तुलसी के राम रात भर चंद्रमा से लड़ते रहे, उन्हें उनकी हैसियत का एहसास कराते रहे, लेकिन जैसे ही रात बीतती है वैसे ही पुनः अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन। एक अरुणोदय से रात का सारा श्रृंगार जो राम के लिए किसी यातना से कम नहीं था वह ठप पड़ गया, झूठा पड़ गया। तुलसी की काव्य भाषा का यह चमत्कार उनकी रीति विरोधी चेतना का परिणाम है। रात के बहादुर और बात के बहादुर दोनों तुलसी के लिए एक हैं। नृपसभ नखत करहीं उजियारी टार न सकहीं चापतम भारी। दूसरों की चमक से चमकने वाले बलशाली और दूसरों की बातों से चकित करने वाले ज्ञानी एक जैसे होते हैं। तुलसी की काव्य भाषा की बनावट और बुनावट दोनों में प्रतीकों के गूढ़ और गंभीर अर्थ हैं। राम चंद्रमा के साथ नहीं है, सूर्य के साथ है। वैसे भी वे सूर्यवंशी हैं। सूर्य के साथ उनका याराना तब भी प्रकट होता है जब सीता अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण रावण द्वारा अपहरण के समय राम को याद करती हैं। आरति हरण शरण सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिनायक। कमल और सूर्य भारत के लिए विशेष अर्थ रखते हैं। इन दोनों प्रतीकों को राम के साथ जोड़ने के लिए तुलसी ने जिस तरह के प्रयोग किए हैं वह सिर्फ वही कर सकते। सीता के अपहरण के बाद रामचरितमानस में राम जब साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे हैं तब गोदावरी के तट पर सुंदरता के अन्य प्रतीकों के साथ चंद्रमा भी राम की प्रशंसा सुन रहे हैं। इस प्रशंसा का कारण यह है कि जब तक उनके साथ सीता जैसा सौंदर्य था तब उसका महत्व कम था। आज जब सीता नहीं है तब उन्हें जश्न मनाने का अवसर मिला है। तुलसीदास की प्रतीक योजना की बहुस्तरीयता के साथ कथानक में नाटकीयता को जोड़कर देखने पर हम चकित हुए बिना नहीं रह सकते। तुलसीदास की काव्य भाषा की जिस महत्वपूर्ण विशेषता की ओर आचार्य शुक्ल ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था वह विशेषता थी उनकी प्रसंगानुकूल भाषा। शुक्ल जी ने लिखा है कि रसों के अनुकूल
कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ ही है, उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा बनाने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने तुलसी को समर्पित किया है। इस साहित्यिक भाषा में जिस सादगी और मर्यादा का निर्वाह हुआ है, उसमें अलंकारों का, छंदों का, शब्द शक्तियों का व्यावहारिक और आवश्यक उपयोग ध्यान देने लायक है। इनका उपयोग तुलसीदास ने चमत्कार और प्रदर्शन के लिए नहीं किया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वो फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के कमजोर पक्षों को भी उद्घाटित किया है। अवधी और ब्रजभाषा पर तुलसीदास के समान अधिकार की चर्चा करते हुए आचार्य शुक्ल की टिप्पणी पढ़े बगैर तुलसी की काव्य भाषा पर कोई बात पूरी नहीं होती। साहित्य के इतिहास में उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी की रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सुरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलीला नहछु में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा। तुलसीदास के काव्य रूप पर विचार करने के क्रम में उन काव्य पद्धतियों पर विचार करना होगा जिनका उपयोग उनके पहले पूर्वज कवियों ने किया था, जिसमें सबसे पहले उपदेशात्मक शैली आती है। सिद्धोनाथों और निर्गुण संतों द्वारा दोहों के जरिए शैली का उपयोग बेहद प्रचलित था। तुलसी के मित्र रहीम ने भी शैली का प्रयोग किया है। तुलसीदास की दोहावली, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली में इस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक दूसरी पद्धति जो प्रचलित थी वह वीर रस प्रधान कविताओं की थी। वीरगाथा काल से ही हिंदी में यह पद्धति शुरू हो गई थी और इसका विकास और विस्तार रीतिकाल तक हुआ। तुलसीदास ने राम की वीरता और ओज के लिए शैली का उपयोग किया है। रामचरितमानस के लंका कांड और कवितावली के सुंदर कांड तथा लंका कांड में इस पद्धति का ओजस्वी रूप दिखाई पड़ता है। तीसरी पद्धति जो तुलसीदास की रचनाओं में दिखाई पड़ती है वह है दोहा चौपाई पद्धति। जिस अवधि में तुलसीदास रचनाशील थे, उस अवधि में सूफी प्रेमाख्यानक कवियों ने दोहा और चौपाई का अपनी कविता में विधिवत विकास कर लिया था। तुलसीदास का पूरा रामचरितमानस इस दोहा चौपाई पद्धति का सुंदर उदाहरण है। वैराग्य संदीपनी में भी इस शैली का प्रयोग हुआ है। लोकगीतों की परंपरा हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ी विरासत है। तुलसीदास के काव्य में इन लोकगीतों की भी एक समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है। किसी मांगलिक अवसर पर लोकगीत भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलीला नहछु में तुलसीदास ने इन लोकगीतों का, इन शैलियों का
सुंदर उपयोग किया है। कवितावली और गीतावली में भी इसके अनेक उदाहरण मौजूद हैं। पुत्रोत्सव हो या विवाहोत्सव, जो जिंदगी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर हैं, वहाँ इस लोक संगीत की ठाट तुलसी की यहाँ खुलकर प्रकट होती है। बरबर रामायण इसके बारे में प्रसिद्ध है कि तुलसीदास ने इसे अपने मित्र रहीम की रुचि के अनुसार लिखा था, और बरबर भी दरअसल एक लोक छंद है। अवधि का यह ललित छंद सावन के झूले और होली के गीतों के से संबंध रखता है। एक और पद्धति जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है वह है कवित्त, सवैया और पद पद्धति। तुलसीदास ने अपनी कवितावली में ब्रजभाषा के कवित्त और सवैया पद्धति का प्रयोग किया है। गंग और नरहरि जैसे कवियों ने इन छंदों को लोकप्रिय बनाया था। ये दोनों कवि अकबर के नवरत्न में शामिल थे। तुलसीदास नवरत्नों में शामिल तो नहीं थे, लेकिन वे राज दरबारों की पसंद से परिचित थे, इसलिए उन्होंने कवित्त और सवैया में भी एक नया प्रयोग किया है और इन छंदों को राज दरबार से बाहर निकालकर जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। तुलसीदास ने इसके अतिरिक्त पदों की रचना की है। भक्ति काल में पदों का कबीर जैसे कवियों ने बहुत सुंदर उपयोग किया। सूरदास और मीरा के यहाँ इस पद्धति का बहुत अच्छा उपयोग दिखाई पड़ेगा। तुलसीदास गीतावली, विनय पत्रिका और कृष्ण गोदावली में इस पद्धति का उपयोग करते हैं। अपने समय तक और अपने समकालीन प्राय सभी प्रमुख काव्य रूपों का न सिर्फ उपयोग किया, बल्कि सब में अपनी तरह का प्रयोग कर उसमें एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। इन सभी काव्य रूपों को वे लोकप्रियता के वास्तविक निर्धारक तथा साहित्य के लक्ष्य जनता तक ले जाने का प्रयास करते हैं। कथा सूत्र की दृष्टि से तुलसीदास ने प्रबंध, निबंध और मुक्तक तीनों का उपयोग किया है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। निबंध के अंतर्गत उन्होंने लोक संस्कृति से रसिक्त जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामानुजु लिखा। मुक्तक के अंतर्गत कवित्त शैली में कवितावली और हनुमान बाहुक, दोहावली और सगुनावली, बरवे शैली में बरवे रामायण, गीत शैली में गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका तथा दोहा चौपाई शैली में वैराग्य संदीपनी की रचना की है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तुलसी के काव्य रूप पर विचार करते हुए लिखा है कि मुक्तक के क्षेत्र में तुलसीदास का महत्व कम आंका जा सकता है। सूरदास ने उस क्षेत्र में बहुत अधिक क्षमता प्रदर्शित की, पर प्रबंध के क्षेत्र में गोस्वामी जी को पार कर जाने वाला हिंदी में कोई कवि नहीं हो सका। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शास्त्र का कोई गहरा आग्रह नहीं। प्रबंध काव्यों में वर्णात्मक प्रसंगों के संसार की जैसी परिपाटी संस्कृति में भी चल पड़ी थी, उसका भी परित्याग कर आवश्यक वर्णों से ही उन्हें काम लिया है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि तुलसीदास न सिर्फ अवधी और ब्रजभाषा, बल्कि संस्कृत और भोजपुरी की भी प्रयोग को अपनी रचनाओं में शामिल कर छंदों, अलंकारों और रूपों की सुंदर योजनाओं द्वारा उन्होंने जो एक बहुत बड़ा एल्बम बनाया अपनी रचनाओं से, वह एल्बम हिंदी की एक ऐसी थाती है जिसको भुलाकर हिंदी कविता तो क्या, भारत देश को नहीं समझा सकता।